जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 1 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है रविवार। तो मॉर्निंग हेडलाइंस में जानेंगे आज की कुछ चुनिंदा नो नेगेटिव जेन्युइन खबरें। तो सिंधु का गोल्ड मेडल चुका, हॉकी टीम पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में POK में प्रीमियर लीग होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे भारत में इंडियन प्रीमियर लीग होता है, क्रिकेट का IPL होता है, वैसे ही POK में पाकिस्तान ने प्रीमियर लीग की शुरुआत की है, जिसे भारत क्रिकेट बोर्ड ने नकारा है। देखेंगे आज खबर में क्या है। और RPI के आठवले के बारे में खबर आ रही है। BJP को लेकर काफ़ी समर्थक हो रहे हैं, काफ़ी बयान दे रहे हैं मायावती के खिलाफ। तो इसी के साथ जानेंगे मौसम की जानकारी, कैसा रहेगा भारत के 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। चलिए इसी के साथ चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर है, बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया, फेसबुक पर लिखा अलविदा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मशहूर प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने राजनीति को गुड बाय कहने के साथ ही यह भी लिखा कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। वे न तो TMC, न कांग्रेस और न ही CPM में शामिल होंगे। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल के आसनसोल के BJP के सांसद है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि BJP मेरी पार्टी थी और पार्टी रहेगी। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे और अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला कर लिया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। वे राजनीति से अलग होकर भी अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है SBI होम लोन पर अगस्त के एंड तक प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगेगा। तो SBI की तरफ से ये बहुत बढ़िया खबर आ रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने शनिवार को कहा कि उसने अगस्त के अंत तक अपने होम लोन प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। बैंक के अनुसार वर्तमान में आवास ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क 0.40% है। SBI ने कहा कि आवास ऋण लेने वाले ग्राहक मानसून धमाका ऑफर के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह ऑफर हालांकि सीमित समय के लिए है। बैंक ने कहा कि वर्तमान में SBI के गृह ऋण के लिए यानी होम लोन के लिए ब्याज की दर 6.70% से शुरू होगी। इसलिए घर लेने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। यह पेशकश 31 अगस्त तक के लिए है। बैंक के खुदरा और डिजिटल बैंकिंग विभाग के प्रबंध निदेशक CH शेट्टी ने कहा कि हमारा मानना है कि प्रोसेसिंग शुल्क हटाने का निर्णय घर खरीदारों को आसानी से फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि ब्याज दर अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। तो SBI ने होम लोन की रिगार्डिंग ये नई पहल की है। जानते हैं अगली खबर में क्या है। अगली खबर में है, आधार कार्ड में अगर पसंद नहीं है अपनी तस्वीर तो फोटो को भी आप चेंज करवा सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में अपनी तस्वीर को बदलवाना चाहते हैं तो इसके लिए केंद्र पर जाना होगा। आधार केंद्र पर आप निकट की बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपनी तस्वीर को बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ यह जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको पहले की तरह ही वेबकैम की मदद से फ़ोटो खिंचवानी होगी। आपके द्वारा दी गई पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो स्वीकार नहीं की जाएगी। आधार कार्ड में फ़ोटोग्राफ अपडेट होने में 90 दिन तक का समय लग सकता है। तो आप अपने आधार कार्ड में अपनी फ़ोटो बदलवा सकते हैं। उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो में दी गई है। वीडियो को पोस्ट करके आप इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर और अपना फ़ोटो कैसे चेंज किया जाए। तो इसी के साथ चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर में है, रसोई गैस ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, पाए सिलेंडर बुकिंग पर 900 रुपये वापस। जी हाँ दोस्तों, सिलेंडर बुकिंग पर आप 900 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं। लेकिन पहले ही हम आपको बता दें, ये सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन ये पेटीएम का कैशबैक है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच राहत की खबर आई है। इंडियन ऑयल ने अपने रसोई गैस उपभोक्ताओं का जेब पर बोझ हल्का करने के लिए खास ऑफर की जानकारी ट्वीट की है। इस खास ऑफर की मदद से उपभोक्ता सिलेंडर की बुकिंग पर कैशबैक वापस पा सकते हैं, जो कि अधिकतम 900 रुपये तक होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पेटीएम के जरिए इंडियन LPG रिफिलिंग बुक करवाने पर आप 900 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं। ये ऑफर फर्स्ट टाइम कस्टमर को दिया जा रहा है। ग्राहकों को 3 सिलेंडर की बुकिंग तक कैशबैक मिल सकेगा। ये कैशबैक अधिकतम 900 रुपये तक ही होगा। तो मतलब ये हमेशा के लिए आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी पेटीएम में मिलेगा। और जो नए ग्राहक है सिर्फ उन्हीं को 3 बार तक मिलेगा। और ये
पक्का नहीं है कि आपको 900 रुपये ही मिलेंगे, 900 रुपये तक मिल सकते हैं। तो जानते हैं अगली खबर में क्या है। अगली खबर है, आठवले ने कहा बीएसपी के साथ नहीं है यूपी का दलित वोट, ब्राह्मण भी बीजेपी के साथ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश का दलित वोट बैंक अब बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज भी बीएसपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ ही रहेगा। शनिवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए आठवले ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में मायावती द्वारा ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के सवाल पर कहा कि मुझे लगता है कि बसपा के साथ 8-10% ब्राह्मण जा सकता है, लेकिन बहुमत में ब्राह्मण भाजपा के साथ ही रहेगा। वह जमाना चला गया जब मायावती ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यकों के बल पर अकेली सत्ता में आई थी। तो ये आरपीआई के नेता रामदास आठवले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, बीजेपी की फुल पर तारीफ करते हैं, उसके सपोर्ट में भी नजर आते हैं। इस बार उन्होंने राजनीति पर, सीटों पर अपना सियासी बयान दिया है। चलते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, चीन में कोरोना की नई लहर, अधिकारी ने कहा, और इलाकों में फैल सकता है डेल्टा वेरिएंट। चीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस का घातक डेल्टा स्वरूप देश के और अधिक क्षेत्रों में फैलना जारी रह सकता है, क्योंकि यह बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक नॉनजिंग एयरपोर्ट पर पाया गया है, जहां गर्मी में सैकड़ों पर्यटक पहुंचे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के वरिष्ठ अधिकारी एच किंगहुआ ने कहा कि पूर्वी चीन में जियांगसू प्रांत के नानजिंग शहर में डेल्टा वेरिएंट की नई लहर का अकाल्पनिक अवधि में और अधिक क्षेत्रों तक फैलना जारी रह सकता है। सरकार संचालित ग्लोबल टाइम्स ने अधिकारी के हवाले से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के लिए नए उभार के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। तो चीन में डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि चीन के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में एक केस पाया गया है डेल्टा वेरिएंट का। तो हो सकता है बहुत सारे लोग गर्मियों में यहाँ घूमने आए थे, तो इसी के कारण डेल्टा वेरिएंट फैल सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, केरल, महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य, कर्नाटक सरकार का है ये फैसला। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को एक विशेष निगरानी की घोषणा करते हुए केरल और महाराष्ट्र से राज्य में आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, ये कहा है। सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक टीकाकरण की यानी वैक्सीनेशन की स्थिति के बावजूद इन दोनों राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, और यह 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि आप भी कर्नाटक जाना चाहते हैं, स्पेशली केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक पहुंचे हुए लोग या बेंगलोर वगैरह अगर आप जाते हैं, तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट भी दिखाना हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में एनसीपी का मंथन, जासूसी और बेरोजगारी पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी की युवा और छाई इकाई एग्रेसिव मोड में है। ऐसे में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने एनसीपी कार्यालय में मंथन 2021 का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुप्रिया सुळे भी मौजूद रही। मंथन 2021 में गरीब किसानों की समस्याओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों को बदलने की भावना से इस्तेमाल और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने को लेकर रूपरेखा का भी विचार एनसीपी के द्वारा किया गया है। चलिए देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है, मुर्गे बकरे का मांस या मछली खाने के बजाय बीफ ज्यादा खाओ। एक बीजेपी मंत्री ने दिया है ये बयान। मेघालय सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सनबोर शुलई ने राज्य के लोगों को मुर्गे, भेड़िया, बकरी का मांस या मछली खाने के बजाय बीफ ज्यादा खाने के लिए कहा है और इस बात से इनकार किया कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ है। पिछले हफ्ते कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता शुलई ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में हर कोई अपनी पसंद का खाना खाने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, मैं लोगों को मुर्गे, भेड़िया, बकरी का मांस या मछली खाने के बजाय बीफ ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करता हूं। यह धारणा कि भाजपा गोवध पर प्रतिबंध लगाएगी, यह दूर हो जाएगा। पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री शुलई ने यह भी आश्वासन दिया
कि वह ये सुनिश्चित करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से बात करेंगे कि पड़ोसी राज्य में नए अधिनियम से मेघालय में मवेशियों का परिवहन बाधित न हो। मेघालय और असम के बीच सीमा विवाद पर 3 बार के विधायक ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य सीमा और अपने लोगों की रक्षा के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाए। तो मेघालय में बीजेपी के नेता ने ही ये बयान दिया है, जबकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने ही गौ हत्या के खिलाफ कानून लाए और बीजेपी गौवध के विरोध में है। ऐसे में ये बयान आना काफी विवादित है बीजेपी नेता की तरफ से। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा अगले सप्ताह हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक को एक नया सीएम मिला है। अभी कुछ ही दिनों पहले इनकी शपथ विधि हुई है। इसी के बाद ये खबर आई है कि बोम्मई अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के कुछ जिलों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाढ़ के मद्देनजर मंत्रिमंडल का विस्तार अगले सप्ताह तक हो सकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए बोम्मई ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें अगले सप्ताह तक मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने बैठक की और बैठक में संभावितों की सूची पर चर्चा नहीं की है, लेकिन इस मुद्दे पर जल्दी निर्णय लिया जा सकता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। टोक्यो ओलंपिक्स से आ रही है खबर। सिंधु का पदक छूटा। स्वर्ण पदक का सपना टूट गया है सिंधु का, लेकिन वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक में खेलों में गोल्ड मेडल जीतने का सपना शनिवार को एक एकल के सेमीफाइनल में हार के साथ टूट गया, जबकि मुक्केबाजी में पदक के प्रबल दावेदार अमित पंघाल पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन चक्का फेंक की महिला एथलीट कमलप्रीत कौर ने फाइनल में जगह बनाकर शनिवार को भारतीय खेमे में कुछ आशा की किरण जगाई। महिला भारतीय हॉकी टीम ने वंदना कटारिया की हैट्रिक से दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराकर 41 वर्षों में पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। निशानेबाजी और तीरंदाजी में भारतीयों के निशाने सटीक लगे, तो गोल्फ में किसी चमत्कार के दम पर ही अनिबार्न लाहिड़ी पोडियम तक पहुंच पाए। भारत के नाम पर अभी एक रजत पदक दर्ज है और वह पदक तालिका में 57वें स्थान पर है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है पूजा रानी ने किया निराश, हार के बावजूद पीवी सिंधु से है कांस्य पदक की आस, यानी ब्रॉन्ज मेडल ला सकती है पीवी सिंधु। ओलंपिक से ये खबर आई है कि 2020 ओलंपिक का 7वां दिन भारत के लिहाज से काफी अच्छा रहा। बॉक्सर लवलीना बोरगोहन ने अपने पदक को पक्का कर लिया, वहीं स्टार शटलर पीवी सिंधु ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों में भी जीत हासिल हुई है और पदक की उम्मीद बनाए रखे हैं। भारत के लिए 8वां दिन का आगाज कुछ खास नहीं रहा और तीरंदाजी में अतनु दास की हार के साथ सफर समाप्त हो गया। अतनु के बाद बॉक्सर अमित पंघल को भी अपने पहले मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। फिर पीवी सिंधु अपना सेमीफाइनल मुकाबला भी ताई जू यिंग के खिलाफ गंवा बैठी, लेकिन फिर भी उनसे ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद तो है ही। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कराची में लॉकडाउन लगाया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश की आर्थिक राजधानी कराची सहित दक्षिण सिंध के शहरी इलाकों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। शनिवार से प्रभावी हुआ लॉकडाउन 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हालांकि सिंध सरकार के इस फैसले का संघीय सरकार और कारोबारियों ने विरोध किया है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के अचानक बढ़े मामलों की वजह से सूबाई राजधानी कराची के अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने की वजहों में से एक मुस्लिम त्योहार ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान भीड़भाड़ वाली गतिविधियों को माना जा रहा है। चलिए बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो अगली न्यूज में है संसद पर पेगासस जासूसी कांड का साया, समय से पहले खत्म हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र।
नई दिल्ली से ये खबर आई है। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष के साथ संसद में 2 हफ्ते से चल रहे टकराव को देखते हुए सरकार मॉनसून सत्र को समय से पूर्व खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता और बहस की अपनी मांग से पीछे नहीं हटने के चलते दोनों संसदों में सियासी घमासान थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए सरकार ने भी बीते 4 दिनों के दौरान हंगामे में ही 8 विधायकों को बिना किसी चर्चा के पारित करा अपने विधायी एजेंडे को पूरा करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। तो वहीं संसद सत्र समाप्त करने की योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर संसद से भागने का आरोप लगाया है। सत्र खत्म करने के प्रस्ताव का विरोध करने का भी ऐलान किया है। तो जहां पेगासस के बारे में बेरोजगारी और किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष घेर रहा है सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को, और बीजेपी ने बिना चर्चा किए चुपचाप कई कानून, कई विधेयक पार्लियामेंट में पास भी कर दिए हैं। और इसी के साथ ही अब संसद का सत्र जल्दी खत्म करने को लेकर भी बातचीत हो रही है। चलिए बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है भारत चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता संपन्न हुई है। सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए लंबी बातचीत चली। भारत और चीन के बीच में 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की शनिवार को शाम 7:30 बजे संपन्न हुई है वार्ता। 9 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चल रहे सैन्य गतिरोध को हल करने के मुद्दों पर चर्चा की। इस बातचीत का मकसद भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के गतिरोध वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की दिशा में आगे बढ़ना था। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इस वार्ता का मकसद 14 महीनों से ज्यादा समय से इस क्षेत्र में जारी गतिरोध को खत्म करने का है। तो अगली खबर आ रही है यूपी से। योगी सरकार की गैर जरूरी खर्चों पर चली कैंची। अफसरों की महंगी हवाई यात्रा से लेकर नए वाहन खरीदने पर हो सकता है प्रतिबंध। कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर आर्थिक भार लगातार बढ़ रहा है। अभी कई और व्यवस्थाएं भी की जानी है। ऐसी दशा में योगी सरकार ने गैर जरूरी खर्च कम करने का अहम निर्णय लिया है। अधिकारियों की यात्राओं में कटौती से लेकर नए वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ईंधन वाहन पर होने वाले व्यय को कम करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने खर्चों में कटौती के लिए आदेश जारी करने के साथ ही विभागों को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने नौसेना के लिए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने शनिवार को वाइस एडमिरल G अशोक कुमार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले घोरमडे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। SN घोरमडे वाइस एडमिरल G अशोक कुमार की जगह लेंगे। इससे पहले अशोक कुमार भारतीय नौसेना के उप प्रमुख थे। अशोक कुमार शनिवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले घोरमडे 8 मार्च से एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार संभाल रहे थे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है कश्मीर से। कश्मीर प्रीमियर लीग पर भारत सख्त। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का नहीं पाकिस्तान के कश्मीर से यह खबर है कि साउथ अफ्रीका के पूर्व स्टार हर्षल गिब्स का यह दावा है कि BCCI ने कहा कि अगर इस लीग में खेले तो भारत में एंट्री बैन हो जाएगी। क्या है जानते हैं अगली खबर में। तो पाकिस्तान ने अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत अवैध रूप से कब्जा किए गए कश्मीर के हिस्से यानी POK में T20 लीग आयोजित करने को कहा है। इस लीग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने कई विदेशी खिलाड़ियों को भी साइन किया है। हालांकि कई विदेशी स्टार अब इस लीग से हट चुके हैं। इसी बीच साउथ अफ्रीका के पूर्व ओपनर हर्षल गिब्स ने एक बड़ा दावा किया है। गिब्स ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन पर दबाव डाला है कि अगर वे इस लीग में खेलेंगे तो भारत में उनकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन राशिद लतीफ़ ने भी इस तरह का दावा किया है। चलिए देखते अगले समाचार में क्या है। अगले समाचार आ रहे हैं बिहार से। बिहार में नहीं दिख रहा है केरल का खौफ। भारी पड़ेगी कोरोना में लापरवाही। हर दिन बिहार में बढ़ रहा है संक्रमण का मामला। तो केरल में कोरोना की रफ्तार पूरे देश में डरा रही है, लेकिन बिहार में इसका कोई खौफ नहीं है। कोरोना के 2 मूल मंत्र को ही लोग अब भूलने लग गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों बिहार में कम दिख रहे हैं। बाजारों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ से हर पल कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। लापरवाही से ही कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि 46 से 76 का आंकड़ा ऐसी ही लापरवाही के कारण आ रहा है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगले समाचार में है बारिश से लबालब महाराष्ट्र। राज्य के जलाशयों में
50% पानी भरा नागपुर, औरंगाबाद और नासिक मंडल में अभी और बारिश की है जरूरत। अब तक यहाँ हुई 659 मिलीमीटर बारिश। तो केंद्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र जल संपदा विभाग और मुंबई महानगर पालिका BMC के मुताबिक गुरुवार शाम तक महाराष्ट्र में 28% अधिक बारिश होने की वजह से राज्य के 141 बड़े, 258 मीडियम और 2868 छोटे जलाशयों में कुल मिलाकर इस 50.2% उपयुक्त पानी का स्टॉक है, जबकि अभी अगस्त और सितंबर महीने की बारिश होना बाकी है। महाराष्ट्र में सभी प्रकार के 3267 जलाशयों में इस वक्त 20,398.57 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। इन जलाशयों की उपयुक्त पानी स्टॉक क्षमता 40,779.22 मिलियन क्यूबिक मीटर है। राज्य के लिए राहत की बात यह है कि पिछले साल जुलाई महीने के आखिर तक इन जलाशयों में 40.96% उपयुक्त पानी स्टॉक था, परंतु इस बार 50.2% पानी का स्टॉक है। तो महाराष्ट्र में पानी लबालब है, फिर भी पानी की आशा है ताकि जलाशय पूरे भर जाए और पानी की मांग पूरी हो सके। तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में मुंबई करों के लिए अच्छी खबर आई है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन में जल्द यात्रा कर सकेंगे आम लोग। अभी सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग कर रहे हैं यात्रा। तो मुंबई लोकल ट्रेन का सफर करने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने बुधवार को संकेत दिया है कि जिस किसी यात्री को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, उसे 2 से 3 दिनों के अंदर उपनगरीय रेलवे सेवा में यात्रा करने का मौका दिया जा सकता है, अनुमति दी जा सकती है जिन्होंने 2 डोज वैक्सीनेशन के लगाए हैं। यह रेलवे की तरफ से खबर आ रही है। मुंबई में कैबिनेट मंत्री ने राज्य कैबिनेट की बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि मुंबई लोकल ट्रेन और मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट BEST बसों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा चुके व्यक्तियों के लिए खोलने को लेकर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार है गुजरात से। वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से निजीकरण के विरोध में छात्रों शिक्षकों का वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, गेट बंद किया। VC बोले फैसले पर विचार करेंगे। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ग्रांटेड कॉलेजों को निजी यूनिवर्सिटी में शामिल किए जाने को लेकर चल रहा विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को फिर बड़ी संख्या में छात्र और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वे मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो निर्णय लिया है उसे तत्काल वापस लिया जाए। वहीं NSUI छात्र संगठन ने कुलपति किशोर चावड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें यूनिवर्सिटी के गेट पर ही रोक दिया गया और गेट को बंद कर दिया गया। वाइस चांसलर के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था और वाइस चांसलर बोले इस फैसले पर विचार करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉलेजें हैं जो वीर नर्मद गुजरात यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है और उनका निजीकरण यानी प्राइवेटीकरण किया जाना है। इसी के खिलाफ वहां के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में हरियाणा में लॉकडाउन 9 अगस्त तक बढ़ा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। हरियाणा सरकार ने 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में सप्ताह के सभी दिनों रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन को शनिवार को 1 सप्ताह के लिए 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है। हालांकि दुकानों, मॉल, रेस्टोरेंट में धार्मिक स्थल और कॉरपोरेट कार्यालयों को खोलने के संबंध में लॉकडाउन की मौजूदा ढील जारी रहेगी। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है मौसम की जानकारी। तो कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान जानते हैं। तो अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी झारखंड, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, शेष उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर कुछ देर के लिए
तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तर दक्षिण पूर्व राजस्थान, गुजरात, शेष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के नो नेगेटिव ब्रेकिंग न्यूज मॉर्निंग हेडलाइंस से ही समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जानकारी के लिए बने रहिए द CMM न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की बड़ी खबरें सबसे पहले सुबह सुबह आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।